हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल द फार्मा स्कॉलर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं डिप्लोमा एग्जिट एग्जामिनेशंस के लिए मैं एमसीक्यूज़ के वीडियोस अपलोड कर मैंने अपना एक वीडियो अपलोड किया था फार्मास्यूटिक्स का। अब मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ फार्माकोलॉजी का। इसके बाद मैं वीडियो अपलोड करूँगी फार्माकोग्नोसी का, राइट ना। फार्माकोलॉजी में जो हम लोग टॉपिक आज कवर करेंगे, एंड मैंने आपको ये भी बताया है कि जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो सिलेबस वाइज करेंगे, राइट। कि हमारा जितना भी ये प्रिपरेशन है, ताकि हम अपना अगस्त या लास्टली सितंबर अक्टूबर जो हमारी डेट है, सितंबर तक अपने मोस्टली हर टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। जो 4 सब्जेक्ट्स मैं कवर करने वाली हूँ, मैंने बताया कि फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी एंड फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, ओके ना। फार्माकोलॉजी में आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जनरल फार्माकोलॉजी, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, ओके। एक एक करके मैं एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्प्ले करूँगी, एंड उनका जो राइट आंसर होगा वो नेक्स्ट पीपीटी में डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो आप लोगों को भी ये सोचना है कि उसका राइट आंसर क्या होगा। कुछ एमसीक्यूज जो थोड़े से टफ हैं, मैंने उनका क्लेरिफिकेशन या स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि उनका राइट आंसर वो क्यों है। सारे एमसीक्यूज का नहीं दिया, जो ईजी है उनका नहीं दिया है, कुछ का दिया है, ओके। फर्स्ट, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, ये मैंने आपको बोला कि फार्माकोलॉजी का जनरल फार्माकोलॉजी में आता है। व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स एंड कीमोथेरेपी, ओके ना। यू हैव 10 seconds, यू हैव टू फाइंड आउट द राइट आंसर कि फार्माकोलॉजी होगा कि काइनेटिक्स होगा कि डायनेमिक्स होगा कि कीमोथेरेपी होगा, ओके। द राइट आंसर इज द बी। क्यों बी? कि what the body does to the drug is always comes under the kinetics, ठीक है। बॉडी क्या करती है, किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है, उसका मेटाबॉलिज्म करती है एंड एक्सक्रिएशन करती है। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है? बॉडी कर रही है। जो बॉडी काम करेगी दैट ऑलवेज कम अंडर द फार्माकोकाइनेटिक। एंड डायनेमिक क्या होता है? व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, जिसमें ड्रग रिसेप्टर से बाइंड होती है, ड्रग अपने मैकेनिज्म के थ्रू एक्शन देती है, तो वो डायनेमिक्स है। जिसमें ड्रग काम करेगी वो डायनेमिक्स, और जिसमें बॉडी काम करेगी दैट इज अ काइनेटिक्स। तो व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। द करेक्ट आंसर इज द बी, ओके। स्टडी ऑफ पॉइजन्स, देयर एक्शंस, डिटेक्शंस, प्रिवेंशंस एंड ट्रीटमेंट इज कॉल्ड, जो पॉइजन्स की स्टडी है, उनका एक्शन है, उनका डिटेक्शन है एंड उनका प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट है, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बोलते हैं, फार्माकोविजिलेंस बोलते हैं, टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं या फार्माकोलॉजी बोलते हैं, ओके। क्या होना चाहिए आंसर? द राइट आंसर इज सी, दैट इज अ टॉक्सिकोलॉजी। जो भी पॉइजन की स्टडी है, उसका प्रिवेंशन है, किस तरीके से पॉइजन को अगर बॉडी किसी ने कंज्यूम कर लिया है तो क्या ट्रीटमेंट है, ये सारी चीज़ों की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं? टॉक्सिकोलॉजी, ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मेडिसिन्स दैट शुड बी of assured quality in adequate quantities at all times is called essential medicines, orphan drugs, OTC drugs और prescription drugs, okay? क्या होना चाहिए राइट आंसर? The right answer is the A। मतलब क्या? राइट आंसर इज एसेंशियल मेडिसिन। अब क्या है एसेंशियल मेडिसिन? एसेंशियल मेडिसिन ऐसी मेडिसिन हैं जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोल रखा है कि भाई ये एक अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, यानी एश्योर्ड क्वालिटी की होनी चाहिए, एंड एडिक्वेट क्वांटिटीज में, यानी कि सबको इतनी इतनी क्वांटिटीज में होनी चाहिए कि सबके लिए अवेलेबल हो, और ये थोड़ी सी बहुत ज़्यादा हायर कॉस्ट पे नहीं होनी चाहिए, इसीलिए बोला है कि सबको अवेलेबल हो, एश्योर्ड इसकी क्वांटिटी में हो और क्वालिटी भी इसकी एश्योर्ड हो। क्यों? क्योंकि ये ऐसी मेडिसिन हैं जो सबके लिए यूज़फुल हैं। अब एसेंशियल मेडिसिन अगर आपने पढ़ा हो तो ऐसी मेडिसिन हैं जैसे कि हाइपरटेंशन की मेडिसिन हो गया, डायबिटीज़ की मेडिसिन, क्योंकि ये एक ऐसी मेडिसिन है कि पर्सन को लेनी ही लेनी है, उसको कंज्यूम करना ही पड़ेगा। तो अगर इसका रेट बहुत ज़्यादा होगा या इसकी क्वांटिटी कम होगी तो जिन
लोगों को इसकी ज़रूरत है एंड जिसकी वजह से उनकी हेल्थ इफेक्ट हो रही है, उनकी हेल्थ इफेक्ट होगी, राइट ना। सो जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, या फिर कीमोथेरेपी की मेडिसिन है, या फिर एंटीबायोटिक्स हैं, या फिर हाइपरटेंशन की, शुगर की, ये सब मेडिसिन जो है एसेंशियल मेडिसिन में आती है कि भाई हमें इनकी क्वालिटी को एंड इनकी क्वांटिटी को मेंटेन करके रखना है, ताकि ये सबके लिए अफोर्डेबल रेंज में एंड अफोर्डेबल क्वालिटी में अश्योर्ड हो सके, ठीक है ना। एंड इसी को WHO ने एसेंशियल मेडिसिन में डाला है कि भाई क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली मेडिसिन में भी आती हैं, राइट ना। नेक्स्ट, डिस्प्रिन इज डैश नेम ऑफ एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड। ऑप्शंस हैं केमिकल नेम, नॉन प्रोप्राइटरी नेम, प्रोप्राइटरी नेम एंड ऑल ऑफ द अबव। तब तक आप पहले से ये सोचिए कि डिस्प्रिन जो वर्ड है आपने ये कहाँ सुना है। सो द राइट आंसर इज सी। क्या है भाई राइट आंसर? प्रोप्राइटरी नेम, ठीक है ना। जो डिस्प्रिन है वो एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड का प्रोप्राइटरी नेम है। अभी प्रोप्राइटरी नेम क्या होता है, देखिए भाई 3 तरह के नाम होते हैं। पहला होता है हमारा दैट इज अ केमिकल नेम, ठीक है। दूसरा होता है हमारा नॉन प्रोप्राइटरी नेम एंड तीसरा होता है प्रोप्राइटरी नेम, ठीक है ना। जो केमिकल नेम होता है वो केमिकल स्ट्रक्चर क्या है ड्रग के अंदर उसको डिनोट करता है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे केमिकल नेम क्या है, तो ये है केमिकल नेम एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड। दिस इज द केमिकल नेम ऑफ द ड्रग, यानी कि उस ड्रग के अंदर क्या केमिकल कंपाउंड है एंड उसी के बेसिस पे उसका केमिकल नेम होगा, ठीक है ना। तो एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड केमिकल नेम है कि इसके अंदर ये केमिकल पाया जाता है। अब इस केमिकल को भाई सबके लिए यूजफुल नहीं है, या सब इसको याद तो कर नहीं सकते हैं, तो फिर 2 तरह के नाम आए। एक पहला नाम कि भाई नॉन प्रोप्राइटरी नेम, ठीक है। ये एक ऐसा नाम होगा जो केमिकल नेम तो नहीं होगा, लेकिन हाँ इसके अंदर एक हमने जो उस केमिकल नेम को एक नाम दिया है, ठीक है, वो नाम इसके अंदर होगा। यानी कि जिसकी नाम की से हम उस ड्रग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे एसिटिल सैलिसाइक्लिक तो कंपाउंड केमिकल है या कंपाउंड है, लेकिन उसको अगर हम ड्रग के बेसिस पे बात करें तो उसको हमने ड्रग नेम दिया है एस्प्रिन, ठीक है, या पैरासीटामोल, ठीक है, एस्प्रिन नाम दिया। बेसिकली एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड को एस्प्रिन बोलते हैं, तो एस्प्रिन नाम दिया, ये हमने ड्रग नाम दिया कि भाई ये जो ड्रग है ये एस्प्रिन है एंड एस्प्रिन का केमिकल कंपाउंड क्या है, एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड। सो ये जो एस्प्रिन है दिस इज द नॉन प्रोप्राइटरी नेम, ठीक है, एंड इट इज यूनिफॉर्म। ये पूरे जितने भी लोग हैं इस एज अ ड्रग फॉर्म में इस एस्प्रिन को ही डिनोट करेंगे एज अ ड्रग फॉर्म में कि भाई ये ड्रग एस्प्रिन है, ठीक है, एंड एज अ फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। फिर आता है प्रोप्राइटरी नेम। प्रोप्राइटरी नेम होता है ब्रांड नेम। क्यों? क्योंकि कई सारी कंपनियां एस्प्रिन बना रही हैं, ठीक है। एक ही कंपनी एस्प्रिन नहीं बना रही, तो कई सारी कंपनियां भाई अपने प्रोडक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करवाएंगी कि भाई ये एस्प्रिन मैंने बनाई है, ये एस्प्रिन मैंने बनाई है, ये एस्प्रिन मैंने बनाई है। अब 10 कंपनियों ने अगर एस्प्रिन बनाई है तो सारे नेम तो एक जैसे हो जाएंगे, कैसे आइडेंटिफाई होगा कि भाई ये इस कंपनी ने बनाई है। तो इसके लिए क्या है कि जो प्रोप्राइटरी नेम है वो ब्रांड नेम है। तो ब्रांड नेम एक ही ड्रग का कई सारा हो सकता है, ठीक है, यानी कि एक ही ड्रग को कई सारे लोगों ने बनाया तो उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए उसके ब्रांड नेम अलग अलग कर दिए। तो जो ब्रांड नेम होता है दैट इज अ प्रोप्राइटरी नेम एंड इसीलिए ये ड्रग मैन्युफैक्चरर्स देते हैं। तो इसीलिए जो एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड है इसका प्रोप्राइटरी नेम है डिस्प्रिन, ठीक है, एंड अगर मैं बोलूँ नॉन प्रोप्राइटरी नेम क्या होना चाहिए तो दैट इज अ एस्प्रिन, ठीक है, एंड दिस इज द केमिकल कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये हम आ गए अपने रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन पे। एंटरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा है इसमें से? पहला इनहेलेशनल, दूसरा ओरल, तीसरा ट्रांसडर्मल एंड फोर्थ इंजेक्टेबल। तो कौन सा हो सकता है? करेक्ट आंसर इज बी। बी कैसे?
एंटरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एंटरल का मतलब अगर आप समझते होंगी कि ऐसे रूट जो इंटेस्टाइन से होकर के जिसमें ड्रग जाती है, यानी कि ड्रग ब्लड में इंटेस्टाइन के बाद जाती है। एंटरल का मतलब होता है इंटेस्टाइन। तो जिस रूट के थ्रू ड्रग इंटेस्टाइन से होते हुए देन ब्लड में जाती है, दैट इज कॉल्ड द एंटरल रूट। ठीक है, तो इन चारों में से जो इंजेक्टेबल हैं, जैसे कि हमारा आईवी है, आईएम है, तो ये सब सबक्यूटेनियस है। इसमें ड्रग सीधा ब्लड में जा रही है, इंटेस्टाइन से उसका कोई रिलेशन नहीं है। अगर इनहेलेशन की बात करूं तो इनहेलेशन में ड्रग सीधा नोज के थ्रू ब्लड में जा रही है। ठीक है, अगर मैं ट्रांसडर्मल की बात करूं तो जिसमें ड्रग जो है वो पैच के थ्रू, यानी कि स्किन के ऊपर हम एक पैचेस लगा देते हैं एंड ड्रग सीधा स्किन के बैरियर को क्रॉस करके वो ब्लड स्ट्रीम में जाती है। सो इन तीनों ही रूट में ड्रग जो है वो इंटेस्टाइन रूट को फॉलो नहीं कर रही है। सिर्फ एक ही रूट ऐसी है जिसको हम बोल रहे हैं ओरल रूट, जिसके थ्रू ड्रग इंटेस्टाइन में एंटर करने के बाद ही इंटेस्टाइन के वॉल को क्रॉस करके ब्लड में एंटर करती है। ठीक है ना, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे बताया है कि जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है लोकल, एक होता है हमारा सिस्टमिक। ठीक है, सिस्टमिक में भी दो रूट आते हैं, एंट्रल एंड पारेंट्रल। सो एंट्रल यानी कि ऐसा रूट जिसमें ड्रग इंटेस्टाइन के बाद ब्लड में जाती है। तो इसमें हमारे तीन रूट्स आते हैं, ओरल, सबलिंगुअल एंड रेक्टल। ठीक है, वहीं पे जो पारेंट्रल रूट आता है जिसमें ड्रग अब इंटेस्टाइन से होकर नहीं जाती है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, उस रूट में पारेंट्रल आता है जिसमें कि इंजेक्शन आता है। इनहेलेशन भी हमारा पारेंट्रल्स में आता है एंड ट्रांसडर्मल। इन तीनों ही रूट्स में जो ड्रग है वो हमारे इंटेस्टाइन को क्रॉस नहीं करती है, सीधा ब्लड स्ट्रीम में जा रही है, इसीलिए इसको पारेंट्रल। पारेंट्रल का मतलब है बियॉन्ड द इंटेस्टाइन, कि इंटेस्टाइन बीच में आ ही नहीं रही, दैट इज कॉल्ड पारेंट्रल। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ना मैंने केडी त्रिपाठी की जो इमेज है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं बहुत इजीली कि किस किस रूट से ड्रग को दिया जाता है। जैसे ये रूट क्या है, इसको हम इंट्रानेजल भी बोलते हैं एंड यहाँ से इनहेलेशनल रूट भी बोलते हैं। तो इनहेलेशनल रूट के थ्रू ड्रग जो है वो सीधा हमारे ब्लड स्ट्रीम में जा रही है। ठीक है ना, ये ब्लड स्ट्रीम है ब्लू कलर की। फिर अगर मैं बोलूँ इंट्रामस्कुलर ड्रग सीधा ब्लड स्ट्रीम में जा रही है, इंट्राविनस ड्रग सीधा ब्लड स्ट्रीम में जा रही है। ठीक है ना, एंड ये ड्रग सीधा जितनी भी ब्लड में जाती हैं सारी पहले हार्ट में जाती हैं, हमको पता होना चाहिए। उसके बाद सीधा हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, तो फिर वो ड्रग पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है। फिर उसके बाद से अगर बात करें कि ओरल रूट, तो ओरल रूट में जो ड्रग है जैसे हम कंज्यूम करते हैं, तो ये ओरल रूट से ड्रग पहले कहाँ जाती है, लीवर, सॉरी। सो अगर ओरल रूट की बात करें तो ड्रग सबसे पहले कहाँ जाती है, हमारे स्टमक, स्टमक के बाद इधर इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के बाद यहाँ पे लीवर एंड देन वो ब्लड में जाती है। ठीक है, तो ओरल रूट में इंटेस्टाइन का जो बैरियर होता है वो क्रॉस होता है एंड देन ड्रग ब्लड में जाती है। ओके, रूट इन विच ड्रग अप्लाइड टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। मैंने आपको बताया कि किस रूट के थ्रू जो ड्रग है वो स्किन पे अप्लाई की जाती है, एंट्रल रूट, ओरल रूट, टॉपिकल रूट एंड सबलिंगुअल रूट। So the following is the right answer. Of course, B. सॉरी, यहाँ पे जो है थोड़ा सा करेक्शन होगा। जो राइट आंसर है दैट इज अ टॉपिकल रूट। ठीक है ना, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी होना चाहिए, मैंने गलती से वहाँ पे बी लिखा हुआ है। सो द राइट आंसर इज द सी, जिसमें कि ड्रग को हम टॉपिकल यानी कि स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं एंड देन वो जो ड्रग है हमारे स्किन को क्रॉस करके हमारे ब्लड में जाती है, दैट इज कॉल्ड द टॉपिकल रूट। सो द करेक्ट आंसर इज द बी। द रूट इन विच, ये देखिए मैंने रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछे जा सकते हैं ना, इसलिए मैंने पूछा है। देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं कि इस पीपीटी में मैंने चाहा है कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करूं, बट
फार्माकोलॉजी में मैंने आपको हमेशा बोला है कि हर एक लाइन से क्वेश्चंस बन सकता है, हर एक लाइन अपने आप में एक एमसीक्यू बना सकती है। सो मैंने फिर भी जितना मैं बना सकती थी मैंने उतने बनाए हैं, लेकिन स्टिल आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। आप एमसीक्यू भी तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको थ्योरी पता होगी, उसका बेसिक पता होगा, तभी आप एमसीक्यू को भी सॉल्व कर पाएंगे। सो आपको बेसिक जो है वो पढ़ना पड़ेगा। आपने पेपर दिया है अभी, सो उसका रिवीजन करके तब अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, सो द रूट इन विच प्रिपरेशन इज केप्ट अंडर द टंग, ये आपको पता ही होगा, रेक्टल है, सबलिंगुअल है, पैरेंटल है या ओरल है। ऑफ कोर्स इट इज अ सबलिंगुअल। ओके ओके, व्हाट डज द टर्म बायो अवेलेबिलिटी मीन? बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है? ऑप्शंस हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग डिग्री ऑफ सब्सटेंस, permeability through the brain blood barrier, fraction of uncharged drug reaching the systemic circulation following any route of administration, या D amount of substance in urine related to initial dose। ओके, सो क्या होना चाहिए बायोअवेलेबिलिटी का डेफिनेशन? करेक्ट आंसर इज सी। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन ही क्या है, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ अनचेंज्ड है, बेसिकली यहाँ पे अनचार्ज नहीं है, फ्रैक्शन ऑफ अनचेंज्ड ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी हो, जितनी अमाउंट ऑफ ड्रग अनचेंज हुई हो और अनचेंज होने के बाद ब्लड में गई, वही हमारी बायोअवेलेबिलिटी है। इसको कुछ इस तरीके से समझाती हूँ मैं। मान लीजिए कि एक ब्लड स्ट्रीम है, ठीक है ना। इस ब्लड स्ट्रीम में आने से पहले कोई भी ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो जाता है, यानी वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो लीवर में चली जाती है, इंटेस्टाइन में चली जाती है। और हमने किसी को 100 mg ड्रग दिया, तो 100 mg ड्रग देने के बाद कुछ ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो गया। मैंने बोला कि चले 50% ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो गया, यानी कि वो चेंज हो गई लीवर में जाकर के। लेकिन जो 50% बची वो जब ब्लड में गई तो वही है हमारी अनचेंज्ड ड्रग, यानी कि अब जो 50% ड्रग ब्लड में गई जिसका मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ है, जितनी अमाउंट में गई वही हमारी बायो अवेलेबिलिटी है। यानी कि हमने ड्रग दिया अगर 100 mg, उसमें से 50% मेटाबॉलिज्म हो गई और 50% ब्लड में अगर गई तो बायो अवेलेबिलिटी 50% है, ठीक है। वही अगर हमने ड्रग दिया पैरेंटल रूट से और वो ड्रग हमारे लीवर में नहीं जाती है, सीधा डायरेक्टली ब्लड में चले जाती है, तो वो चेंज नहीं हुई। तो चेंज ना होने की वजह से वो ड्रग 100% पूरी ब्लड में गई, तो बायोअवेलेबिलिटी कितनी हो गई? 100%। मतलब जितनी अमाउंट ऑफ ड्रग आपने दिया उसमें से कितनी परसेंट जो ड्रग है वो ब्लड में गई, दैट इज द बायोअवेलेबिलिटी। अगर हम पैरेंटल रूट से दे रहे हैं तो पैरेंटल रूट से देने के बाद अगर ड्रग हमारी, क्योंकि पूरी की पूरी जाती है ब्लड में, इंटेस्टाइन में जाती नहीं, तो इसलिए ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता नहीं है, तो पूरी की पूरी 100% ड्रग जा रही है, तो बायोअवेलेबिलिटी विल बी 100%। वही जो हम ओरल रूट से ड्रग दे रहे हैं, तो ओरल रूट से देने के बाद ड्रग क्या, उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने की वजह से उस ड्रग का आप बोल सकते हैं कि बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज द एग्जैक्ट कंडीशन ऑफ बायोअवेलेबिलिटी। So the correct answer is C, that fraction of unchanged drug reaching the systemic circulation following any route of administration. Next question, which route of drug administration is most likely to lead the first pass effect? ये आपको पता ही होगा, ओरल, पैरेंटल, सबलिंगुअल या टॉपिकल। सो कौन सा रूट? ऑब्वियस सी बात, दैट इज अ ओरल, ठीक है ना। यानी कि ओरल रूट से जब हम ड्रग को देते हैं तो फर्स्ट पास यानी कि लीवर में जाती है, दैट इज कॉल्ड
फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वो ड्रग जो है हमारे स्टमक से हमारे लीवर, सॉरी स्टमक से हमारे इंटेस्टाइन से हमारे लीवर में जाती है, दैट इज द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। सो मैंने यहाँ पे लिखा भी है व्हाट इज द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। The first pass effect is a pharmacological phenomenon in which a medication undergoes metabolism at a specific location in the body. The first pass effect decreases the active drug concentration upon reaching systemic circulation or its site of action. The first pass effect is often associated with the liver, a major site of drug metabolism. ठीक है? Which of the following is pharmacokinetic phenomena? कौन कौन सा है इसमें से फार्माकोकाइनेटिक फिनोमेना? लोकलाइजेशन ऑफ ड्रग एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, एक्सक्रिएशन ऑफ सब्सटेंसेस और इंटरेक्शन ऑफ सब्सटेंसेस। तो फार्माकोकाइनेटिक का पैरामीटर अगर आपको याद हो तो क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आंसर? दैट इज द एक्सक्रिएशन ऑफ सब्सटेंस। तो दिस कम्स अंडर द फार्माकोकाइनेटिक। ओके, करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ पैरेंटल रूट? पैरेंटल रूट का एडवांटेज इसमें से कौन सा है? पहला है ऑनसेट ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग इज फास्टर। पहला है ऑनसेट ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग इज फास्टर, यूजफुल इन अनकॉन्शियस पेशेंट, यूजफुल इन ड्रग विद हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और ऑल ऑफ द अबव। इन सब में से पैरेंटल रूट का एडवांटेज कौन सा है? तो भाई देखिए, जाहिर सी बात है इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन तो जल्दी आता है क्योंकि ड्रग सीधा ब्लड में जाती है, तो ड्रग जितनी जल्दी ब्लड में जाएगी उतना जल्दी इफेक्ट आएगा। यूजफुल इन अनकॉन्शियस पेशेंट, जाहिर सी बात है कि अगर कोई पेशेंट बेहोश है तो उसको हम ओरल रूट से तो ड्रग दे नहीं सकते, उसके मुंह में आप दवाई खिला नहीं सकते क्योंकि वो अनकॉन्शियस, वो स्वेलो नहीं कर पाएगा। तो अनकॉन्शियस पेशेंट को अगर मेडिसिन देनी है तो जाहिर सी बात है उसको हम पैरेंटल रूट ही देते हैं। यूजफुल इन ड्रग विद हाई फास्ट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, अगर कोई ऐसी ड्रग है जो बहुत फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म करती है कि हमने 100 mg ड्रग दी और 90% या 80% जो ड्रग है वो लीवर ने उसको मेटाबोलाइज कर दिया, तो 20% जो ड्रग हमारी ब्लड में गई उसकी ही बायो अवेलेबिलिटी आएगी, तो 80% तो ड्रग हमारी लॉस हो गई। तो अगर ऐसी ड्रग है जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा है तो भाई हमें ड्रग लॉस करवाने से अच्छा है कि हम उसको पैरेंटल रूट से दे देते हैं। सो ये तीनों ही जो हमारे एडवांटेज हैं फर्स्ट पैरेंटल रूट के। सो द करेक्ट आंसर इज डी। Next, which of the following route of drug administration have high bioavailability? Oral route, parenteral route, topical route and sublingual route. जाहिर सी बात है parenteral route. Correct answer is B. Volatile liquids and gases are given by which route? यानी कि जो liquids होते हैं and gases होते हैं उनको हम किस route से देते हैं? Intradermal, subcutaneous route, inhalation route and intramuscular route. तो किस route से देते हैं? ऑब्वियस सी बात, दैट इज अ इनहेलेशनल रूट। मैंने यहाँ पे आंसर नहीं लिखा है, सॉरी। तो ये जो इनहेलेशनल रूट है दिस इज अ राइट आंसर। जैसे कि वॉलेटाइल लिक्विड, जैसे कि ईथर है, ठीक है ना, तो वो वॉलेटाइल लिक्विड है कि भाई वो उसका जो लिक्विड है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो इसमें हमारी जितनी भी जनरल एनेस्थीसिया की जो गैसेज होती हैं दैट आर वॉलेटाइल लिक्विड्स, ठीक है। एंड जो गैसेस होती हैं सो वो सब हम किस रूट से देते हैं? इनहेलेशन, यानी कि नोज के थ्रू देते हैं। गैसेस को अब पैरेंटल तो दे नहीं सकते, आप उसको ओरल रूट से तो दे नहीं सकते, तो गैसेस क्या सूंघने के लिए तो होती हैं, तो गैसेस एंड लिक्विड्स को हम हमेशा इनहेलेशनल रूट से देते हैं। सो द राइट आंसर इज द सी। Which of the following phenomenon is not come under pharmacokinetics? इसमें से कौन सा phenomena pharmacokinetics में नहीं आता? ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सक्रिएशन। कौन सा राइट आंसर होगा? एग्जैक्टली द राइट आंसर इज द ए, क्योंकि ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन हमारा फार्माकोडायनेमिक फिनोमेना है। फार्माकोकाइनेटिक हमारा क्या है? ए डी एम ई। एडीएम मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ए। मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा भी है कि फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, फार्माकोडायनेमिक क्या होता है। फार्माकोकाइनेटिक्स में मतलब का फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या है? दैट इज अ स्टडी ऑफ हाउ द ह्यूमन बॉडी इंटरैक्ट्स विद द ड्रग, जिसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन आता है। एंड फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब है जिसमें ड्रग रिसेप्टर बाइंडिंग, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। सो उसमें राइट आंसर फार्मा जो है वो ऑप्शन ए है, क्योंकि वो फार्माकोडायनेमिक का इंटरैक्शन है। ओके,
विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द ड्रग एब्जॉर्प्शन, इसमें से कौन सा फैक्टर है जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है, यानी कि जिसकी वजह से ड्रग का एब्जॉर्प्शन इफेक्ट हो सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है। लिपिड सॉल्युबिलिटी, अनआयोनाइज्ड ऑफ ड्रग, डिसइंटीग्रेशन टाइम, फिजिकल स्टेट एंड ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के सोचना है, यानी कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से ड्रग का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, या फिर इसकी वजह से ये अगर नहीं होगा तो घट भी सकता है। दैट इज द क्वेश्चन। सो इन सब में से कौन सा आंसर जो है वो राइट होगा। अब मैं समझाती हूँ, ठीक है ना। आंसर क्या है, पहला है हमारा दैट इज अ लिपिड सॉल्युबिलिटी। लिपिड सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, हमें एक मैकेनिज्म, हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कोई भी अगर ड्रग है वो जितनी ज़्यादा लिपोफिलिक होगी यानी कि फैट सॉल्युबल होगी उतना ही उसका एब्जॉर्प्शन बेटर होगा, ठीक है। तो लिपिड सॉल्युबिलिटी जितनी ज़्यादा हायर, फैट एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा अच्छा, तो ये फैक्टर अफेक्ट करता है। अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग, यानी कि ड्रग जितनी ज़्यादा अनआयोनाइज्ड, आयोनाइज्ड का मतलब है कि भाई वो अपने आयंस में ब्रेक हो गई पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज में। अनआयोनाइज्ड का मतलब है कि वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज में ब्रेक नहीं हुई है, वो एक अनआयोनाइज्ड फॉर्म है। तो ड्रग हमेशा अनआयोनाइज्ड फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होती है। तो अगर ड्रग अनआयोनाइज्ड फॉर्म में नहीं होगी तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो ये फैक्टर भी तो अफेक्ट कर रहा है एब्जॉर्प्शन को, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन टाइम, डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी ड्रग को ब्रेक होने के लिए कितना टाइम लग रहा है। एक जो मिनिमम मैक्सिमम ड्यूरेशन डिसइंटीग्रेशन टाइम है दैट इज 30 मिनट, कि भाई इससे ज़्यादा डिसइंटीग्रेशन टाइम नहीं होना चाहिए, कि टैबलेट जो है वो हमारे स्टमक में जाने के 30 मिनट्स के अंदर ब्रेक हो जानी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। दैट इज अ डिसइंटीग्रेशन टाइम। तो अगर डिसइंटीग्रेशन टाइम बहुत ज़्यादा होगा, 40 मिनट, 45 मिनट या 1 घंटा, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है ड्रग को ब्रेक होने के लिए, तो भाई उसका एब्जॉर्प्शन भी तो डिले होगा, वो बहुत ज़्यादा ही लेट से ब्लड में जाएगी। सो जाहिर सी बात है कि डिसइंटीग्रेशन टाइम भी हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर रहा है। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट मतलब ड्रग पाउडर फॉर्म में है कि लिक्विड फॉर्म में है, किस फॉर्म में है। अगर ड्रग हमारी पाउडर फॉर्म में है तो हमारे स्टमक में जाकर के वो सॉल्यूशन बनेगी, बट अगर वो लिक्विड फॉर्म में ऑलरेडी सिरप्स वगैरह हैं तो उसको डिसइंटीग्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत जल्दी वाटर में सॉल्युबलाइज हो जाएगी एंड बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगी। सो ये चारों ही फैक्टर ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। सो दैट द राइट आंसर इज द ऑल ऑफ द अबव। ओके, द राइट आंसर इज द ई। What are the factors affecting bioavailability? मैंने अभी आपको बायोअवेलेबिलिटी बताया, यानी कि कितने अमाउंट ऑफ ड्रग, यानी कि सिंपल सा फंडा कि कितने परसेंट ऑफ ड्रग हमारे ब्लड में जा रही है और उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, दैट इज अ बायो अवेलेबिलिटी, यानी कितनी अवेलेबल है हमारे ब्लड में, दैट इज अ बायो अवेलेबिलिटी। तो इसमें से कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, हिपैटिक डिजीज, एंटेरोहिपैटिक एंड ऑल ऑफ द अबव। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आपको पता ही है कि ड्रग का लीवर में जाके मेटाबोलाइज हो जाना। हिपैटिक डिजीज अगर किसी को होगी तो यानी कि लीवर अगर होगा, लीवर डिजीज अगर किसी को होगी तो उसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब होगी। एंटेरोहिपैटिक साइक्लिंग, एंटेरोहिपैटिक साइक्लिंग मतलब कि जो ड्रग है वो इंटेस्टाइन में जाती है, फिर लीवर में जाती है, फिर लीवर से इंटेस्टाइन में जाती है। सो इसमें भी ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है। तो ये तीनों ही फैक्टर जो हैं वो बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ओके, सो द राइट आंसर यहाँ पे जो है आपका दैट इज ऑल ऑफ द अबव। देखिए मैं इसको बहुत ज़्यादा, आप हर क्वेश्चंस को मैं बहुत ज़्यादा अगर टाइम लूँगी, डिटेल में समझाऊंगी तो फिर हम बाकी क्वेश्चंस को नहीं देख पाएंगे, है ना। तो अगर आपको कोई डाउट रहता है किसी क्वेश्चन के लिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करूँगी डिटेल में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स टू द एरियाज ऑफ हाई ब्लड फ्लो टू द लो ब्लड फ्लो एरिया इज कॉल्ड, यानी कि जो ब्लड है उस ब्लड में जो ड्रग है तो ड्रग हमेशा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, हाई ब्लड वाले एरिया से लो ब्लड फ्लो वाले एरिया में, यानी कि जहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा है वहाँ पे पहले ड्रग जाएगी एंड देन फिर ड्रग का फ्लो जहाँ पे ब्लड फ्लो कम है वहाँ पे जाएगी। जैसे कि हाई ब्लड फ्लो कहाँ होता है, हमारे ब्रेन में हाई ब्लड फ्लो होता है, हमारे हार्ट में हाई ब्लड फ्लो होता है, हमारे लंग्स में, लीवर्स में, ये से वाइटल ऑर्गन्स हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है, तो ड्रग भी सबसे ज़्यादा इन्हीं ऑर्गन्स में जाती है। लो ब्लड फ्लो जैसे कि एडिपोज टिश्यूज़ हैं, ठीक है, फैट सेल्स उसमें ज़्यादा होती हैं तो वहाँ पे ब्लड फ्लो कम होगा,
तो वो लो ब्लड फ्लो एरिया है, ठीक है। तो हाई परफ्यूज्ड ऑर्गन टू लो परफ्यूज्ड ऑर्गन, सो उस कंडीशन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, अपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, नन ऑफ द अबव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीडिस्ट्रीब्यूशन। करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि ड्रग हाई से लो में जाएगी एंड फिर लो से फिर से हाई में जाएगी, फिर से हाई में जाएगी। दिस इज कॉल्ड द रीडिस्ट्रीब्यूशन। हाई से लो में एरिया में, फिर लो से हाई एरिया में, फिर हाई से लो एरिया में, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहता है, इस तरह से ड्रग सर्कुलेट होती रहती है। केमिकल अल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, यानी कि जो ड्रग का चेंजिंग यानी अल्ट्रेशन होना, इसके केमिकल कंपाउंड में चेंज होना, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रो ड्रग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रो ड्रग बोलते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि बॉडी के अंदर जब कोई ट्रांसफर केमिकल अल्ट्रेशन होता है ड्रग का, ड्रग के मॉलिक्यूल में कोई चेंजेस होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल अल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, ठीक है ना। तो इसको हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। सो करेक्ट आंसर इज बी। ओके, कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव ड्रग टू एक्टिव ड्रग इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? एक्टिव ड्रग, मेटाबॉलिक ड्रग, प्रोड्रग और हाइड्रोलिसिस। यानी इनएक्टिव ड्रग का एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो जाना, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव ड्रग, मेटाबॉलिक ड्रग, प्रोड्रग और हाइड्रोलिसिस। राइट आंसर इज सी, दैट इज, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, सी, दैट इज अ प्रोड्रग। उसको हम बोलते हैं प्रोड्रग। क्या उसको हम बोलते हैं? प्रोड्रग। क्या बोलते हैं? प्रोड्रग। यानी कि प्रोड्रग वो ड्रग होती है जो पहले इनएक्टिव होती है, लेकिन बॉडी में सेल्स में जाकर के या बॉडी में जाकर के वो एक्टिव फॉर्म, एंजाइम्स की प्रेजेंस में वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं प्रोड्रग। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पाथवे ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म? इनमें से कौन सा पाथवे ड्रग मेटाबॉलिज्म का नहीं है? एंट्रोहिपैटिक साइक्लिंग, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन। सो ड्रग मेटाबॉलिज्म के पाथवे अगर आपको पता हो तो इनमें से कौन सा पाथवे ड्रग मेटाबॉलिज्म का, पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन। सो इन चारों में से ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन, ये तीनों ही ड्रग मेटाबॉलिज्म के पाथवे हैं। लेकिन जो एंटरहिपैटिक साइक्लिंग है, ये हमारा ओरल एक्सक्रिएशन का, या बोल सकते हैं कि ड्रग को एक्सक्रिएट करने का एक पाथवे है, ठीक है ना। सो द राइट आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेज 2 रिएक्शन? इसमें से कौन सी रिएक्शन फेज 2 की है? ग्लूकुरोनाइडेशन, एसिटाइलेशन, सल्फेशन, मिथाइलेशन और ऑल ऑफ द अबव। सो फेज 2 रिएक्शन समझने से पहले हमें देखना कौन कौन सी रिएक्शन फेज 2 में आती है। अब मैंने एक चार्ट बनाया है। देखिए, जो ड्रग मेटाबॉलिज्म होता है ना, वो दो फेज में होता है, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 में कौन कौन से पाथवेज आते हैं? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस एंड साइक्लाइजेशन एंड डिसाइक्लाइजेशन। फेज 2 में ग्लूकुरोनाइडेशन, एसिटाइलेशन, सल्फेशन, मिथाइलेशन एंड ग्लाइसिन कंजुगेशन। सो बोल रहे हैं कि फेज 2 का पाथवे इसमें से कौन सा नहीं है? सो इसमें ग्लूकुरोनाइडेशन, सल्फेशन, which of the following is phase 2 reaction? So acetylation, sulfation and methylation and glucuronidation, ये चारों हमारे phase 2 के ही पाथवे हैं। So the right answer is the all of the above. E, ठीक है ना। A drug that is capable of producing pharmacological action after binding to the receptor is called as, ये हमारा फार्माकोडायनेमिक का क्वेश्चन है। कोई ड्रग फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे रही है आफ्टर बाइंडिंग टू द रिसेप्टर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट एंड इनवर्स एगोनिस्ट। क्या बोलेंगे उसको? करेक्ट आंसर इज बी, यानी कि उसको क्या बोलेंगे? एगोनिस्ट, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, करेक्ट आंसर बी, यानी कि अगर कोई ड्रग प्रोड्यूसिंग फार्माकोलॉजिकल एक्शन बाइंडिंग टू द रिसेप्टर, कोई ड्रग अगर रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद सेम एक्शन दे रही है, तो या एक्शन दे रही है, तो इसको हम बोलेंगे एगोनिस्ट इफेक्ट। अब क्या होता है, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। देखिए, दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है हमारा एगोनिस्ट, एक होता है हमारा एंटागोनिस्ट, ठीक है ना। एगोनिस्ट का मतलब होता है कि वो जो सब्सटेंस है रिसेप्टर से बाइंड होकर के एंड एक्शन प्रोड्यूस करेगा, मतलब उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में सेल को चाहिए या जिस डायरेक्शन में हमारी सेल की रिक्वायरमेंट है या जिस डायरेक्शन में वो होता आता है,
मतलब सेम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा जैसा हमारी बॉडी के अंदर उस रिसेप्टर से कोई मॉलिक्यूल बाइंड होने पे करता है। यानी कि कोई मॉलिक्यूल जब रिसेप्टर से बाइंड हो रहा है बॉडी का, तो जैसा एक्शन वो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा वैसा ही हमारा ये ड्रग जो है उसी एक्शन को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन एंटागोनिस्ट का मतलब होता है कि ये जो सब्सटेंस होगा ये रिसेप्टर से जब बाइंड होगा तो ये उसके एक्शन को ब्लॉक करेगा, जबकि एगोनिस्ट रिसेप्टर के एक्शन को ब्लॉक नहीं करता है, एंटागोनिस्ट रिसेप्टर के एक्शन को ब्लॉक करता है। यानी कि एंटागोनिस्ट एक्शन को नहीं होने देगा जबकि एगोनिस्ट एक्शन करता है। तो इस तरीके से देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, ओके ना। सो यहाँ पे वही पूछा है कि कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फार्माकोलॉजिकल एक्शन आफ्टर बाइंडिंग टू द रिसेप्टर, यानी कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगा तो उस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, एगोनिस्ट, ओके। सो करेक्ट आंसर इज बी। The combined effect of two or more drug is equal to the sum of their individual effect is called. क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, हाँ। The combined effect of two or more drug is equal to the sum of their individual effect is called synergism, supraadditive, additive and none of the above. इसमें से कौन सा ऐसा इफेक्ट है जिसमें दो ड्रग को जब हम कंबाइन करते हैं तो उनका एक्शन दोनों ड्रग के सम के बराबर होता है। मतलब कि अगर मैंने बोला कि 1+1, तो 1+1 मतलब उनका सम किया तो कितना आया, 2। तो इस ऐसी कौन सा इसमें से इफेक्ट है जो ऐसा एक और एक अगर हम ड्रग दे रहे हैं तो उसका इफेक्ट 2 आ रहा है, तो इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, फिर से पढ़िए। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू और मोर ड्रग, यानी कि दो या दो से ज़्यादा ड्रग हमको जब कंबाइन करते हैं तो जो रिस्पॉन्स आ रहा है इक्वल टू द सम ऑफ देयर, यानी कि जो सम रिस्पॉन्स आएगा उनको बराबर प्लस करने के पे जो रिस्पॉन्स आता है वही आना चाहिए। जैसे 1+1=2, तो जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो 2 ड्रग का ही आ रहा है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिनर्जिज्म, सुप्राएडिटिव या एडिटिव इफेक्ट, ठीक है। सो अब यहाँ पे वैसे तो मैंने आंसर लिखा है, करेक्ट आंसर इज एडिटिव इफेक्ट। लेकिन क्या है एडिटिव इफेक्ट, ये समझिए। देखिए एडिटिव का मतलब है कि जब दो या दो से ज़्यादा ड्रग को जब हम प्लस करते हैं इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट, तो जब प्लस करते हैं तो जो इफेक्ट आ रहा है इन दोनों के प्लस के बराबर है। यानी कि 1+1 2 होता है, तो जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो भी 2 ड्रग के बराबर आ रहा है। ऐसा नहीं कि 1+1 2 है तो रिस्पॉन्स 4 ड्रग का आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं। इसी को हम बोलते हैं एडिटिव इफेक्ट। सुपरएडिटिव इफेक्ट का मतलब है कि भाई एक ड्रग ने दूसरे ड्रग के एक्शन को बढ़ा दिया, 1+1 2 आना था लेकिन जो एक ड्रग थी उसने उसके एक्शन को बढ़ा दिया, इसी को बोलते हैं सुपरएडिटिव इफेक्ट। सिनर्जिज्म इफेक्ट क्या होता है कि जब हम एक से ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा ड्रग को जब मिलाते हैं तो उनका जो इफेक्ट है एक और एक 2 होने की जगह 1 और 1 11 हो जाता है। मतलब एक ड्रग जो है आपस में दूसरे ड्रग के एक्शन को, या बोलेंगे दोनों का जो सम है, यानी दोनों का जो सम है 2 आना चाहिए लेकिन उनका जो एक्शन है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना, अपने सम से ज़्यादा है, तो उसी को बोलते हैं सिनर्जिज्म इफेक्ट, ठीक है। ये आपको टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एमसीक्यूज। फार्माकोलॉजी के जो मैंने रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक को मैंने कवर किया है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को मैंने जो आपके सिलेबस में है वो जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं मैंने उनको कवर अप किया है, बट स्टिल आपको मेहनत करनी होगी और उन क्वेश्चंस में से कैसे एमसीक्यूज पुट अप हो सकते हैं आपको सॉल्व करने होंगे। नेक्स्ट जो मैं वीडियो अपलोड करूंगी वो फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का करूंगी, जिसमें कि हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और उनके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए एमसीक्यूज पढ़ते रहिए एंड थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।